हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट और यूरोपेड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार त्यागी। आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, उसके फॉर्म्स ओपन हैं और उसके फॉर्म भरने के साथ में आपको उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर देना है और बहुत सारे बच्चे उसकी तैयारी कर चुके हैं। स्टार्ट कर चुके हैं। आरआरबी जेई के थ्रू काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आती हैं, तो इस बार भी काफ़ी बड़ा नंबर है जो रिक्रूटमेंट उन्होंने निकाला है। ठीक है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है, उसके लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है। जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट जो भी डिप्लोमा होल्डर्स बच्चे हैं स्पेशली या बीटेक वाले जो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपने आप में यूनिक होती हैं। ठीक है, और अभी तो एक नया पेंशन के बारे में भी आपने सुना होगा, न्यूज़ में नया सिस्टम पेंशन का इंट्रोड्यूस हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए। तो अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, इसके लिए सीरियसली आपको प्रिपेयर करना है। राइट, अगले 2-3-4 महीने आपको जब तक ये एग्ज़ाम होगा तो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके एग्ज़ाम निकालना है। ओके, आरआरबी जेई अलग अलग बोर्ड कराते हैं, जैसे आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर और रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़। ओके, बाकी और भी आरआरबी हैं, तो इन सब पे आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए, जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं। उसके बारे में हम कहाँ पे आपको कौन सी चॉइस भरनी है वो सारा वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं आपसे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसको समझेंगे, उसके सिलेबस को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। ओके, आरआरबी जेई में जो मैथमेटिक्स आता है, एप्टीट्यूड भी जिसको हम बोल सकते हैं, उसका सिलेबस हमने डिस्कस करना है विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। राइट, पूरा सिलेबस कुछ वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहली वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम इसके अंदर उन्होंने सिलेबस में मेंशन किए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ओके, अब जो स्टूडेंट्स हैं देखो, आरआरबी के लिए आपके पास जो सीबीटी 1 है, अभी पहले उसी पे फोकस करना है। ठीक है, सीबीटी 1 के बारे में आपको डिस्कस करना है, उसी की तैयारी शुरू में करनी है, बाद में सीबीटी 2 की आप कर सकते हो। राइट, तो जो बच्चा हरियाणा, ठीक है, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल को बिलोंग करता है, स्पेशली जो चंडीगढ़ उसके लिए एक अच्छी जगह है, जो चंडीगढ़ को प्रेफर करता है अपनी एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे आके अगर ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहता है कोई स्टूडेंट, ओके, सो ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे इंजीनियर्स करियर पॉइंट का है, जहाँ पे आप जाके तैयारी कर सकते हैं। आरआरबी जेई के बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, सेक्टर 34 में। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है आरआरबी से रिलेटेड, राइट, सो आप ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है एडमिशन इंक्वायरी वाला 9855273076, इस नंबर पे कॉल करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी यू हैव इन आरआरबी। ओके, आरआरबी की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे डाउट आप ले सकते हो, इनको कभी भी आप कॉल कर सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 9855273076। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं चंडीगढ़ में, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है ये कि इंजीनियर्स करियर पॉइंट सेक्टर 34 में चंडीगढ़ में यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर है ईसीपी और यूरोपीडिया का, जो आपको इसके बैच में पढ़ाएंगे स्पेशली आरआरबी जेई के लिए। राइट, दूसरा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अगर बच्चा है जो पूरे इंडिया में कहीं भी रहता है और वो ऑफलाइन नहीं आ सकता, वो ऑनलाइन करना चाहता है, स्पेशली जैसे जम्मू कश्मीर का बच्चा श्रीनगर में है और वो ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करना चाहता है, चंडीगढ़ नहीं आना चाहता। राइट, सो उसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, कल ही पहली क्लास हुई है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी बच्चे उसमें ज्वाइन कर चुके हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी, चाहे हिमाचल के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, या ऑनलाइन में पूरे इंडिया में कहीं का भी स्टूडेंट है जो भी आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है। राइट, उसमें आपका जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, जो आपका साइंस वाला पार्ट है, जो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है और जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, ये सारा सिलेबस कंप्लीट होगा बिफोर द एग्जाम। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ लेट अस डिस्कस द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ना, अगर आप चेक करेंगे उनके जो नोटिफिकेशन है उसमें, तो वहाँ पे मेंशन्ड है टॉपिक वाइज। ठीक है, आमतौर पे ऐसा लिखा नहीं जाता किसी पीएसयूज में, बट ये अच्छी बात है आरआरबी की, उन्होंने मेंशन कर दिए हैं टॉपिक्स। राइट, तो सबसे पहले जैसे उन्होंने टॉपिक मेंशन करा है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर,
कि कोई नंबर किससे डिविजिबल है, इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट आपको समझने हैं जो क्लास के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे कि इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ट्राई करें इसका सॉल्यूशन, आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। और जो भी आंसर आ रहा है तुरंत आप इसके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं वीडियो के। ओके, तो अभी इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? अगर हम उसकी डिजिट का सम करते हैं, सारी डिजिट को ऐड कर देते हैं और ऐड करने पे जो रिजल्टेंट बनता है अगर वो 3 की टेबल में आता है, मतलब अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये पूरा नंबर ही 3 से क्या है, डिविजिबल है, राइट। सो सबसे पहले हम इसमें सारी डिजिट को ऐड कर लेते हैं, जैसे 3 + 0 + 1 + 3 + 3 + 3, तो टोटल सम कर दो इन डिजिट्स का, कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 आ रहा है। यहां पे कितना आ रहा है? 13। तो क्या 13 3 से डिवाइड होता है? पूरा पूरा डिवाइड होता है क्या? क्या 13 3 की टेबल्स में कहीं पे आता है? अगर आप 3 का टेबल रीड करोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और उसके बाद 3 × 5 = 15 आ जाता है। तो 13 तो नहीं आता, इसका मतलब 13 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ये पूरे नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर नॉन 0 आएगा, इसका ये मतलब है, राइट। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब इसी तरीके से ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो हम 3 सारे डिजिट को ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 2 + 9 + 9 + 3, 2 और 2 4 और 9 13 और 9 22 और 3 25, 25 आ रहा है। क्या 25 3 की टेबल में आता है? क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 × 8 = 24 होता है, फिर 27 हो जाता है, तो 25 तो नहीं आता। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा, राइट। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, इन सबको ऐड करो तो 9 + 8 17, 23 और 1 24, 24। यहां पे कितना आया? 24। और 24 तो 3 की टेबल में आता है, 3 × 8 = 24, मतलब ये नंबर 3 से क्या है? डिविजिबल है। यस, सो दिस इज द आंसर। ओके, अब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा एग्जाम में, तो अगर यहां पे आंसर मिल चुका है तो अगले ऑप्शन को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हो उसको भी। तो 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसी तरीके से हम क्लास के अंदर जब पढ़ते हैं तो वहां पे 2 से 5 से 7 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 12 13 बहुत सारे रूल्स हैं। वो सारे रूल को एक बार हमें क्लास के अंदर पढ़ना होता है आपको। ओके, सो ये है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, और आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके का क्वेश्चन होगा, राइट। अब हम दूसरा टॉपिक चूज करते हैं कि सिलेबस में और क्या मेंशन्ड है। तो दूसरा जो सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन्ड है दैट इज बोर्ड मास। ओके, सो बोर्ड मास रूल यूज होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमें दी हुई है उसको करना है सिंप्लीफाई, उसके लिए हम बोर्ड मास रूल यूज करते हैं। वैसे एक पेमडास रूल भी होता है, PEMDAS, और एक बोर्ड मास होता है। तो यहाँ पे सिलेबस में उन्होंने बोर्ड मास लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड मास रूल, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो और पहले खुद ट्राई करो, सोचो कि क्या इसका आंसर आप निकाल पा रहे हो, क्या आंसर आपका आ रहा है। एक बार वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को, तो इक्वल टू एक नंबर आएगा 2 डिजिट का, जिसको नंबर को नाम दिया हुआ है AB, ठीक है। एक 2 डिजिट का नंबर होगा AB, तो उसमें A और B आप कंपेयर करके निकाल सकते हो, और फिर इनमें ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन बनेगा उसको आपको करना है चेक, राइट। तो सबसे पहले बोर्ड मास में होता क्या है, देखो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर बताया जाता है कि आपके पास अगर सारे
जो ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। अब सबसे पहले इसमें बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ठीक है ना, बी का मतलब ब्रैकेट्स, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको क्या सोल्व करने होते हैं, ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे अंदर ये वाला ब्रैकेट है तो इसको सोल्व करेंगे, उसके बाहर करली ब्रैकेट है तो उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे ब्रैकेट्स आते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स दूसरे नंबर पे ओ, तो इसमें हम जो पावर्स हैं उनको एक्सपोनेंट को मेनली सोल्व करते हैं। जैसे किसी की पावर में, जैसे 2 की पावर में 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको सोल्व किया जाएगा पहले, चाहे इसके मल्टीप्लिकेशन में चाहे प्लस में कुछ भी हो ऐसे। तो सबसे पहले जैसे प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे पावर है, तो पहले एक्सपोनेंट को सोल्व किया जाएगा, 2 की पावर 3 पहले किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले 2 + 2 कर दोगे या 2 × 3 कर दोगे, ऐसा नहीं करना है, पहले इसको सोल्व करोगे पावर को, ठीक है। तो पहले आपका ब्रैकेट हो गया, फिर ये पावर्स का ऑर्डर हो गया, उसके बाद डी फॉर डिवीजन, मतलब उसके बाद डिवीजन को आपको सोल्व करना है, उस डिवीजन की प्रायोरिटी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑर्डर में आपको एक्सप्रेशन को करना होता है सोल्व, ये बोर्डमास रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल एग्जाम्पल हमारे पास है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखना, देखो अगर मैं पहले कर दूं 3 × 4, 3 × 12, फिर 12 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा 24 को, तो इतनी एक्सप्रेशन का रिजल्ट तब बनेगा 2। और अगर मैं इसको 24 को पहले डिवाइड कर लेता हूं 3 से, तो 8 आएगा, और फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 32। तो अलग अलग आंसर आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में अलग अलग आंसर आ रहा है ना। तो पहले आपको क्या करना है, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, क्या करना है, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और पेमडास रूल में कहा जाता है कि पहले लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन को सोल्व करना है आपको, राइट। सो यहां पे 24 डिवाइड बाई 3 पहले सोल्व होगा, तो 24 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 8, और इनटू में 4, ठीक है। अब यहां पे बच्चा 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, उसके बाद है प्लस। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है आगे, प्लस के बाद 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 3। तो यहां पे अभी जो मैंने बताया कि डिवीजन को पहले करेंगे ना, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन है और ये डिवीजन है। तो पहले अगर हम डिवीजन करते हैं तो 2 डिवाइड बाई 3 का मतलब इसको 2/3 लिख सकते हैं, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 15 से, और फिर यहां पे प्लस का साइन जो हमने ये वाला लिखा हुआ था, राइट। अब यहां पे क्या होगा कि प्लस और ये मल्टीप्लिकेशन, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, यहां पे प्लस ये वाला और ये मल्टीप्लिकेशन, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। तो 8 और 4 का प्रोडक्ट हुआ 32, और प्लस ये हुआ 10, और इज इक्वल टू कितना आया 42। तो इसका आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। अब इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो नंबर ए बी है, ए बी ऐसे नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है 42 है। तो कंपेयर करने पे ए इज इक्वल टू मतलब 4 है और बी इज इक्वल टू मतलब 2 है। हम दोनों की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है कि ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, तो क्या 4 2 का फैक्टर होता है, 4 2 का फैक्टर तो नहीं होता, 4 से 2 डिवाइड तो नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया, कट कर दो, ठीक है। बी इज ए फैक्टर ऑफ ए, क्या 2 4 का फैक्टर है, यस, 2 से 4 डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो फैक्टर है, तो इसका मतलब ये सही आंसर है। तो बाकी दोनों को चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, अभी एक ऑप्शन अगर करेक्ट होगा एग्जाम में, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए, मतलब 2 4 का मल्टीपल है, नहीं 2 तो मल्टीपल नहीं है, 4 मल्टीपल है, ए मल्टीपल है बी का, ठीक है। और ए प्लस बी कितना आएगा यहाँ पे 6, तो क्या वो 5 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये भी गलत और ये भी गलत है, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन से आपको देखो आइडिया लगा अलग अलग चीजों का, फैक्टर, मल्टीपल, और साथ में सिंप्लीफिकेशन में कैसे बोर्डमास रूल यूज करेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट तीसरा है डेसिमल्स, ठीक है। तो डेसिमल्स आपका टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। अब उसमें क्वेश्चन, जैसे हमने एक सैंपल क्वेश्चन लिया है, अब आप इसको पहले पढ़ो और खुद सॉल्व करने की ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, ये जो है ना एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कहलाता है।
ठीक है, आपने पढ़े होंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स, राइट। ओके, सो यहाँ पे ये जो 2.3 और इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है ना, इसको इज इक्वल टू बोलेंगे 2.333, ये ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। इसका ये मतलब होता है इस रिप्रेजेंटेशन का। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रिकरिंग नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है ना डिजिट, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर बोलते हैं, राइट। ये नंबर एक रेशनल नंबर होता है। इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट। तो कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये x इज इक्वल टू, सो अब क्या करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू 2.333, ये हम मान लेंगे इसको, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको दोनों तरफ क्या करो, 10 से कर दो मल्टीप्लाई। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23.3333 डॉट डॉट डॉट, एक लाइन खींचेंगे, ठीक। अब हम दिस नंबर माइनस दिस नंबर, मतलब दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9x इज इक्वल टू, और 23 में से 2 गया 21, और पॉइंट ये सारा सेम है तो 0 आ जाएगा, तो मतलब 21 बचेगा। तो 9x इज इक्वल टू 21, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 21/9 इज इक्वल टू 7/3, x इज इक्वल टू 7/3, राइट। ये हमारा नंबर 7/3 के बराबर हो गया। अब यही कंसेप्ट हम लगाएंगे दूसरे नंबर में 0.6, तो इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 0.6 बार इज इक्वल टू 0.66666, तो इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y इज इक्वल टू 6.66666, तो 10y माइनस y, तो 9y इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2/3। तो दूसरा नंबर जो है ये रेशनल नंबर 2/3 के बराबर है। तो दोनों की वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे दिस प्लस दिस, तो यहां से स्मॉल a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले a इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, तो ये तो गलत बात है। सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 इस तरीके से, राइट। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत, राइट। a इज स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, क्या a सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। a इज स्मॉलेस्ट ओड नंबर, क्या a सबसे छोटा ओड नंबर है, नहीं, क्योंकि सबसे छोटा ओड नंबर तो 1 को लेते हैं हम, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो क्या बचा, डी बचा, क्या है, a इज स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन वो तो इवन है, तो उसके बाद कौन आता है, 3, तो सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर है 3, तो यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन डेसिमल के अंदर से आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, राइट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो सिलेबस में मेंशन्ड है, ये है फ्रैक्शंस, ठीक है। तो फ्रैक्शंस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकती हैं और डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इसमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दी हुई है, इस क्वांटिटी को आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो जल्दी से एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है ये पूरा और डिनोमिनेटर में है। तो पहले न्यूमरेटर को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 2/3 प्लस 1/5 और माइनस 1/4 इज इक्वल टू, ये हमारा न्यूमरेटर है। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन के लिए डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। तो 5 और 3 में तो कोई कॉमन होता नहीं है, इनका एलसीएम तो 15 बनता है और यहाँ 4 है, तो 15 और 4 का मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 60 आएगा एलसीएम। तो दोनों का इनका एलसीएम ले लिया हमने 60, ठीक है। 3 5 4 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 60 होता है, राइट। अब 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा 20, उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा 12, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, माइनस
4 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 15 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 40 माइनस 3 37 अपॉन 60। ये हमें मिला न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करके 37 अपॉन 60। अब हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना आएगा 8 अपॉन 15 है और माइनस का 1 अपॉन 3 है। तो अब यहाँ पे 15 है ये 3 है तो 15 बना सकते हो एलसीएम, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8 अपॉन 15 माइनस 5 अपॉन 15, सो 8 माइनस 5 अपॉन 15 विच इज 3 अपॉन 15 विच इज, अब देखो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 15 है, दोनों को हम सेम कर सकते हैं, दोनों को सेम बना सकते हैं, यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, 4 से मल्टीप्लाई करके तो 12 और अपॉन में 60, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी और इसको भी। अब एक हमारे पास न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 37 अपॉन 60 और अपॉन में 12 अपॉन 60, तो 60 से 60 कैंसिल तो क्या बचेगा 37 अपॉन 12। ओके, सो डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इस एग्जाम में। फिर से मैं बता दूं जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, आरआरबी जेई का एग्जाम आने वाला है और आप लोग उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो या नहीं की तो कर दीजिए स्टार्ट, राइट। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ सेक्टर 34 में इंजीनियर्स करियर पॉइंट का सेंटर है, वहाँ पे स्पेशली हरियाणा, पंजाब, जम्मू इस रीजन के जो बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश, उनके लिए सूटेबल लोकेशन है चंडीगढ़, वहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे जाके इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे प्रिपेयर कर सकते हैं आरआरबी के लिए। या दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप योरपीडिया के थ्रू, ईसीपी योरपीडिया का जो जॉइंट वेंचर है उसमें आप कर सकते हो ऑनलाइन प्रिपरेशन। ओके, सो ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट अभी हुआ है कल से, उसमें आप जितना जल्दी होगे ज्वाइन कर लेंगे और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके अंदर पूरा जो CBT 1 है उसके लिए मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैथमेटिक्स, आपका रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर्स एंड जीके चारों सेक्शंस कवर किए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी और ऑफलाइन बैच में भी, राइट। सो नाउ सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब अगला क्वेश्चन है हमारा LCM एंड SCF के ऊपर, ये भी सिलेबस में मेंशन्ड है LCM एंड SCF। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आता है, ठीक है। और इसको एक बार रीड करो, सोचो क्या आंसर होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो देखो अगर दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर है ना, A और B मान ले दो नंबर हैं, उनका LCM मल्टीप्लाइड बाई उनका SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, मतलब SCF ऑफ A कोमा B मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ A कोमा B इज इक्वल टू नंबर A मल्टीप्लाइड बाई नंबर B। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर हर PSU में क्वेश्चन आते रहते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में, RRB में भी आते हैं, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। तो SCF कितना है 26 × और LCM कितना है 1820 और इज इक्वल टू नंबर वन ऑफ द नंबर इज 130, तो 130 और इनटू में दूसरा नंबर मान लिया B है तो B। अब इस इक्वेशन से आपको निकालना है कितना, B निकालना है। सो यहां से B इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1820 और इनटू में 26 और अपॉन में 130, राइट। अब 26 से देखो हमें जानते हैं कि यहां पे क्या कर सकते थे, 0 से तो ये 0 कैंसिल कर दिया और 13 से 26 को 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया और इज इक्वल टू क्या बचा 182 इंटू 2 364। तो जो दूसरा नंबर है आपका वो आ जाएगा 364। तो ये बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रखना है बस आपको, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए और उसको ट्राई कीजिए सोल्व करने का, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 4 नंबर्स हैं ABCD, उनके रेशियोज दे रखे हैं, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, और आपको A + B + C D इनका चारों का सम दे रखा है। आपको B - D कैलकुलेट करना है कितना होगा।
ओके, सो नाउ देखो क्या करेंगे इसमें। अगर आपको दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू 2/7, ठीक है, और B/C इज इक्वल टू 3/4, ये आपको दिया हुआ है। इस रेशियो से आप तुरंत क्या ना ABC का रेशियो कंप्यूट कर सकते हो, मतलब तीनों में क्या रेशियो है ABC में वो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? यहां से हम लिखेंगे A/B/C इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे प्रोडक्ट 2 × 3 6, इन दोनों का प्रोडक्ट रेशियो, फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है, डायगोनली, तो 3 × 7 21 और रेशियो, फिर ऐसे चलेंगे। मतलब आप अपने हैंड को ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, और नीचे, ठीक है ना। तो 6 और 21 और 28, ये तीनों का रेशियो आ गया हमारा ABC का, राइट। तो यहां से हम एज्यूम कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू, सपोज हमने मान लिया कि अभी 6x है और B इज इक्वल टू 21x है और C इज इक्वल टू 28x है, राइट, इस रेशियो में है। तो ये इनकी वैल्यूज हमने एज्यूम कर ली, x कोई कॉमन फैक्टर है। अब हमें निकालना है D, तो जब तीनों को हमने x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है ABC को, तो हमें D को भी ABC के टर्म्स में, सॉरी x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, हमें D को भी x के टर्म्स में ले आना है, फिर हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब ये कैसे कर सकते हैं, देखो C और D का रेशियो ध्यान से देखो। यहां से हम क्या कर सकते हैं C और D के रेशियो से, कि C/D इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/3, ठीक है, इसका मतलब 3C इज इक्वल टू 7D। अब C की वैल्यू तो 28x है, तो इसका मतलब 3 × 28x इज इक्वल टू 7 × D, ये रिलेशन बन जाएगा। तो 7 से काटेंगे 28 को 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 और 4 को 3 से 12, सो 12x इज इक्वल टू D। तो हमने D को भी कंप्यूट कर लिया x के टर्म्स में, चारों आ गए ना। अब इन चारों का सम, ABCD का टोटल सम जो है वो 2010 के बराबर कर दो, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे A + B + C + D इज इक्वल टू 2010, तो A कितना है आपका 6 और यह है 21, तो 21 और 6 27, 27 और 28 कितना हो गया 55, 55 और 12 कितना हो गया 67x इज इक्वल टू 2010। अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर इसका थ्राइस करेंगे 67 का, तो ये आएगा 201, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 30, राइट, x इज इक्वल टू यहां से कितना आया 30। अब B - D निकालना है, तो B - D, तो B है आपका कितना 21x, राइट, और D कितना है आपका, ये हमने थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो B - D इज इक्वल टू 21x - 12x इज इक्वल टू 9x, ठीक है। B - D इज इक्वल टू 9x और x कितना है आपका 30, तो 9 × 30 270 यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका, राइट। तो इसमें ऑप्शंस में थोड़ा मिस्टेक हमने कर दिया है, इसको हम 260 280 290 और 270 कर लेते हैं अब, ठीक है। क्योंकि B - D इज इक्वल टू 9x, राइट, और x कितना आया था 30 आया था हमारा, ठीक है। तो x 30 है, तो उससे 9x आपका 270 आ जाएगा, राइट। ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ो इसको एक बार। परसेंटेज आपके सिलेबस में दिया हुआ है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन नाउ। देखो नेहा की सैलरी है 60,000 पर मंथ, ओके, 60,000 रुपये उसको मिलते हैं। अब उसने 20% अपना हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, तो अगर उसने 20% खर्च कर दिया तो उसके पास क्या बचा, मतलब 20% कम कर दो इसको आप। तो अगर किसी भी नंबर को, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप 20% कम कर देते हो ना, ठीक है, तो वो अपने आप का बचती है 100 - 20 मतलब 80%। आप याद रखो, किसी भी क्वांटिटी को अगर x% आपने कम कर दिया
तो वो खुद का 100 माइनस x% बच जाती है, राइट। तो यहाँ पे हमने 20% कम कर दिया तो वो 80% बचेगा। तो 80% ऑफ 60,000 कितना होगा, 60,000 का 80%, तो 60,000 इंटू 80/100। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 8 से 48 होता है, 48,000 बनेगा, ठीक है। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, सो इज इक्वल टू 48,000। ये काम डायरेक्टली कर सकते हो बिना लिखे, क्योंकि आपको पता ही है ना कि 80% 8 से 48,000 बनेगा लगभग, आइडिया लग जाता है यहीं से, राइट। अब जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग ये है ना, ये रिमेनिंग है आपका, यहां से शुरू करते हैं। 8% ऑफ रिमेनिंग इज स्पेंट ऑन हर ऑनलाइन कोर्स, मतलब इसका ये जो रिमेनिंग है इसका 8% उसने खर्च कर दिया ऑनलाइन कोर्स पे। तो अब पैसा कितना बचा उसके पास, अगर उसने 8% इसका खर्च कर दिया तो जो बचेगा वो 92% बचेगा ना इसका 92% कितना होगा, तो इसका 92% का मतलब है 48,000 और इंटू 92 और अपॉन 100, ठीक है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे तो इज इक्वल टू 480 और इंटू 92। अब ये आंसर, ये अमाउंट बचा उसके पास। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है, नाउ 20% ऑफ रिमेनिंग, अब जो बचा ये वाला बचा, इसका 20% स्पेंड कर रही है वो फिर से दूसरी चीजों पे। तो इसका मतलब उसके पास अब क्या बचा, इसका 80%, क्योंकि इसका 20% खर्च कर दिया, तो इसका 80% जो बचेगा वो उसके पास अमाउंट बचेगा। तो इसका 80% क्या होगा, इंटू 80 और अपॉन 100, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट आप कर सकते हो अपने आप, 48 और इंटू 92 और इंटू में 8। अब ये मल्टीप्लीकेशन आपको खुद करना है, कितना आंसर बन रहा है चेक कर लेंगे आप, राइट। तो परसेंटेज से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, आपको आते हैं हमेशा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, और अलग अलग वैरायटी के हम क्वेश्चंस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आपको एज ए सैंपल मैंने दिखाया है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो बी आंसर इसका बन जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, प्रोडक्ट करके। बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट कंसेप्ट। अगला जो टॉपिक मेंशन्ड है दैट इज मेंसुरेशन। सिलेबस के अंदर आरआरबी जेई के अंदर ये मेंसुरेशन मेंशन्ड है, राइट। अब इसमें क्या दिया हुआ है एक बार रीड करो ध्यान से, सोचो कैसे करोगे। किसी भी क्यूबॉइड में आप सभी जानते हैं, क्यूबॉइड में LBH होता है ना, किस तरीके का दिखता है क्यूबॉइड आपका, लगभग कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट 3 चीजें होती है, राइट। हमने अगर इसका रेशियो दिया हुआ है लेंथ, विड्थ, हाइट का 6:2:5, हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज L इज इक्वल टू 6x है और B इज इक्वल टू 2x है और हाइट इज इक्वल टू 5x है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइड में 2 फॉर्मूले होते हैं देखो मेन, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम, राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH और प्लस HL, ठीक है। ये आपका TSA का फॉर्मूला होता है। तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LB, तो LB मतलब 6 इंटू 2 12x² प्लस BH, 2 इंटू 5 10x² प्लस HL का मतलब 30x², ओके। तो ये इज इक्वल टू 30 और 10 40 और 10 50 2 52, 52 इंटू 2 104 x²। ये टोटल सरफेस एरिया बना, जो किसके बराबर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 10400। तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू आएगा आपका 100, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर दैट इज 10, ओके। x इज इक्वल टू कितना आया 10। अब लास्ट में उन्होंने पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो भाई वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है किसी भी क्यूबॉइड में, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है LBH, तो इज इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट करेंगे जब हम 6 इंटू 2 इंटू 5 12 पंजे 60, तो 60 और x³, ओके। जब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना ध्यान से देखो, तो 6 दूनी 12 पंजे 60 और साथ में x भी तो है ना, तो x³।
और x कितना है 10, तो 60 इंटू 10 क्यूब मतलब 1000, तो इज इक्वल टू 60,000 इज द आंसर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर। सो मेंसुरेशन में आपका जैसे प्लेन मेंसुरेशन होता है और 3D मेंसुरेशन होता है, दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं, वॉल्यूम सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर किसी रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, ट्रेपीजियम का, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, सर्किल के एरिया के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आपको ये प्रिपेयर करना है, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। श्वेता कैन फिनिश ए जॉब इन 10 days, ठीक है। तो अगर यहां पे दिया हुआ है कि श्वेता किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकती है, ठीक है, तो वर्क डन बाय श्वेता इन 1 day कितना होगा? वर्क डन बाय श्वेता इन 1 day इज इक्वल टू 1/10। श्वेता अगर 10 दिन में काम खत्म कर सकती है तो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/10, राइट। नाउ पंकज इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज श्वेता, तो इसका मतलब होता है कि वर्क डन बाय पंकज इन 1 day इज इक्वल टू, तो डबल एफिशिएंट है तो डबल काम करेगा ना, तो 2/10। अब ये दोनों मिलके किस काम को खत्म कितने दिन में कर सकते हैं? अगर दोनों एक साथ करेंगे तो इन 1 day, ओके, वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम इन 1 day विल बी इक्वल टू, एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? वर्क डन बाय श्वेता प्लस वर्क डन बाय पंकज, सो 1/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 3/10, 3/10, ओके। सो दोनों मिलके अगर एक दिन में करते हैं 3/10 वर्क, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो अगर एक दिन का काम आपको पता है ना कि 1 day में इतना काम हो रहा है, तो पूरे काम को खत्म करने में कितने डेज लगते हैं? 1 day वर्क का रेसिप्रोकल, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश ए जॉब इज इक्वल टू 1/वर्क डन इन 1 day। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना, राइट। तो यहां पे 10/3 डेज में काम फिनिश हो जाएगा, 10/3 डेज। बट इन्होंने क्या कहा है कि आवर्स में बताना है, और एक डे में इफेक्टिवली कितने आवर काम हो रहा है? 9 आवर काम हो रहा है सपोज, तो 10/3 डेज में कितना होगा? 10/3 इंटू 9 इज इक्वल टू 30 आवर्स, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जो डी ऑप्शन है वो यहां पे करेक्ट आंसर है। तो टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन द syllabus is time and distance. So read the question. ओके, सो नाउ टाइम स्पीड डिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। अब इसमें हम इसको 3 उसमें पढ़ते हैं। जैसे एक तो क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस को अलग कंसेप्ट की तरह समझेंगे, सारे उसके कंसेप्ट, फिर हम बोर्ड्स को अलग करते हैं, ट्रेन्स की प्रॉब्लम्स को अलग डिस्कस करते हैं। तो 3 टॉपिक बन जाते हैं हमारे इसके अंदर, और तीनों में से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपको, ओके। तो यहाँ पे हमने लिया है जो क्वेश्चन, अब देखो, समा गोज टू स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 7 km/h एंड वापस आती है वो 3 km/h की स्पीड से, टोटल उसको 20 आवर्स का टाइम लगता है। कुल कितनी डिस्टेंस है घर से लेके स्कूल के बीच में? तो सपोज ये है घर और ये है स्कूल, और डिस्टेंस कितनी है? x। कितनी डिस्टेंस है? x किलोमीटर हमने मान लिया डिस्टेंस है, x किलोमीटर। तो ये बताओ कि घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगेगा? THS मतलब घर से स्कूल इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज x अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी है? 7 km/h। तो ये टाइम हुआ घर से स्कूल जाने का, राइट। अब ये बताओ वापस आने का स्कूल से होम इज इक्वल टू, तो जब स्कूल से वापस घर आएंगे तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी, लेकिन स्पीड कितनी दे रखी है? 3, तो ये x/3 हो गया।
अब टोटल जो पूरी जनवरी में उसको टाइम लग रहा है, ये वाला प्लस ये वाला, वो लग रहा है 20 आवर्स। तो इसका मतलब x/7 प्लस x/3 इज इक्वल टू 20। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 21 और यहाँ पे आ जाएगा 10x। 10x/21 इज इक्वल टू 20। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। ओके, तो हमें x निकालना था, कितना डिस्टेंस है होम से लेके स्कूल का। सो दैट इज 42। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एसोसिएटेड कंसेप्ट लर्न किए, ठीक है। और जो सिलेबस है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले वीडियो में रिमेनिंग सिलेबस विद रिमेनिंग क्वेश्चंस, हर टॉपिक से क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आरआरबी जेईई में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करो और प्रिपरेशन कर लो। अच्छी जॉब है गवर्नमेंट रेलवे की, बताए ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिल रही है, इसको जाने मत दो हाथ से। ओके, चाहे इसके लिए ऑनलाइन तैयारी करो, ऑफलाइन तैयारी करो या सेल्फ स्टडी करो, जो भी मोड में करना चाहते हो, बट तैयारी करो और एग्जाम दो। ओके, सो जो बच्चा चंडीगढ़ में आसपास के एरिया से आगे तैयारी करना चाहता है ऑफलाइन, तो आरआरबी जेईई के लिए क्लासेस चल रही हैं, अभी स्टार्ट हुई हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट सेक्टर 34 में। और दूसरा ऑनलाइन योरपीडिया के और ईसीपी के प्लेटफॉर्म पे भी आपको बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।